गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के अपने इस लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे सेकंड चैप्टर की। इससे पहले के अपने लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरुआत करेंगे सेकंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो देखिए, उसको शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं जो हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, उनको ज़रा रिकैप करते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि कोई फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइंड है, तो ये ए उसके लिए क्या है, यहाँ पर डोमेन है, और बी क्या है, यहाँ पर उसके लिए रेंज है या फिर कोडोमेन है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, रेंज या फिर कोडोमेन, ठीक है ना। आपको पता है कि ये क्या है, उसके लिए रेंज और कोडोमेन है। यदि आपको उसका इन्वर्स निकालना है, एफ इन्वर्स, यदि वो फंक्शन क्या है, 1 है, 1 और ऑन टू है, तो वो फंक्शन कैसा हो जाता था, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता था। अब यहाँ पर देखिए, मान लिया हमने ये फंक्शन 1 ऑन टू है, तो इसका इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। या फिर ऐसा हो जाए एफ ऑफ एफ इन्वर्स एक्स किसके इक्वल आ जाए, एफ ऑफ एफ इन्वर्स या फिर एफ इन्वर्स ऑफ एफ आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाए, तो भी उसका क्या करता था, इन्वर्स एग्जिस्ट करता था। इन्वर्स एग्जिस्ट करता था। ये सब चीज़ें हमने पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ी हैं कि कैसे किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यदि वो 1 ऑन टू है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और यदि एफ ऑफ एफ इन्वर्स और एफ इन्वर्स ऑफ एफ आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाए, तो ये जो एफ इन्वर्स है, एफ इन्वर्स इज इन्वर्स ऑफ एफ क्या हो जाएगा, यही एफ का क्या हो जाता है, इन्वर्स बन जाता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कुछ वैल्यूज़ की। उससे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जो आपको समझने में मदद करेगी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अभी तक पढ़े हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सेक और कॉट। ये सब आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और इनके बारे में, इनकी डोमेन और ग्राफ्स के बारे में भी आप +1 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इनकी कुछ वैल्यूज़ के बारे में जो आपको समझने में मदद करेंगी इसकी डोमेन और रेंज के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। सबसे पहले बात करेंगे 0, उसके बाद क्या एंगल आएगा, उसके बाद आता है फिर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को कैसे लिखेंगे, π/6 या फिर 30 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद 45 मीन्स 45 डिग्री या फिर π/4, ठीक है ना। उसके बाद फिर आएगा उसके बाद आएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम लिखेंगे या तो π/3 या फिर 60 डिग्री। उसके बाद फिर 90 डिग्री मीन्स π/2 और 90 डिग्री। अब देखिए, उसके बाद फिर आता है 120 डिग्री, और 120 डिग्री जो होता है, यहाँ पे लिख दें 120 डिग्री, और उसको रेडियन में कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई π/180। इसको डिवाइड कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, 2π/3। 120 को क्या लिख देंगे, 2π/3। उसके बाद आएगा कितना, उसके बाद फिर एंगल आएगा 135। तो इसको भी डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा ये आ गया 3π/4। क्या आ गया, 3π/4। यहाँ पर 135 का मान आया है 3π/4। और उसके बाद आएगा 150, 150 डिग्री। इसको भी π/180 से कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 5π/6। क्या आ जाएगा, 5π/6। और इसके बाद फिर 180 डिग्री, और जिसको हम लिखते हैं पाई से, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी। अब देखिए, इनकी वैल्यूज़ लिखनी शुरू करते हैं हम। तो वैल्यू लिखेंगे हम, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। साइन π/6 या फिर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। यदि हम बात करें साइन π/4 की, तो वो वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 1/√2। और साइन π/3 मीन साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और यहाँ पर क्या आ गया, 1। साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है। अब यदि बात करें हम cos x की, तो देखिए यही वैल्यूज़ उल्टी रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। 1 √3/2, 1/√2, 1/2
और 0, इस तरह से आप लिख सकते हैं। या फिर आप जानते हैं साइन जी कॉस 0 क्या होता है 1, और कॉस π/6 √3/2, ये वैल्यूज आप याद भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। और tan x किसके बराबर होता है, चलिए इसको बाद में लिखते हैं, पहले हम समझते हैं इससे आगे की वैल्यूज। या तो आप उनको निकाल लीजिए, या फिर एक इजी तरीका है कि यही वैल्यूज आगे भी रिपीट हो जाएंगी, √3/2, यहाँ आएगा 1/√2, फिर 1/2 और ये 0। साइन पाई क्या होता है 0 होता है। कॉस में भी यही वैल्यूज वापस रिपीट हो जाएंगी, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। किसके साथ, नेगेटिव साइन के साथ। यहाँ पर आएगा -1/2, यहाँ पे आएगा -1/√2, यहाँ पे आएगा -√3/2, और यहाँ पे आएगा -1। अब आप tan x की वैल्यू इसकी मदद से इजीली निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, sin x अपॉन cos x क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ पे हो गया 1/√3, इसको डिवाइड करके लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा √3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। देखिए 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, जो tan π/2 की वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है ना। अब देखें इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा -√3, यहाँ पे आ जाएगा -1, और यहाँ पे आ जाएगा -1/√3, एंड यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने इसके लिए लिख दी, ठीक है ना, हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दी। अब हम बात करते हैं इनके डोमेन और कोडोमेन के बारे में। ज़रा देखिए कैसे, अपनी एक्सरसाइज के मैटर की शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए sin x के बारे में यदि हम समझें, sin x y = sin x एक फंक्शन है आपके पास, और इसके बारे में बात करते हैं कि जो sin x का डोमेन होता है उसके अंदर हम क्या डाल सकते हैं, रियल नंबर्स डाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं हम x की जगह पर। और क्या वैल्यू मिलती है हमें, हमेशा -1 और 1 के बीच में वैल्यूज़ मिलती हैं। ये बात भी हमें पता है कि आप sin x के अंदर कोई भी वैल्यू डाल दो तो क्या मिलेगी आपको, -1 और 1 मिलेगी। अब हमें बात करनी है इसकी डोमेन और कोडोमेन के बारे में, साइन इनवर्स x की। तो एक चीज़ ध्यान से देखें, यहाँ पे -1 से और 1 के बीच में ही वैल्यूज़ मिलेंगी आपको, ठीक है ना। यहाँ पे रियल नंबर्स में यदि बात करें तो साइन पाई किससे मैप करेगा, भाई यहाँ पर मैपिंग डिफाइंड है आपके पास साइन, तो साइन पाई किससे मैप करेगा, 0 से मैप कर जाएगा। और यदि हम साइन के अंदर 0 वैल्यू डालेंगे तो वो किससे मैप करेगा, 0 से मैप करेगा। यदि 2π डालेंगे तो वो 0 से मैप करेगा। क्या ये फंक्शन एक 1/1/2 फंक्शन है, नहीं है। यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो 1/1/2 नहीं है। तो क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ पर जो ये फंक्शन है वो मैनी वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, मैनी वन है, 1/1/2 नहीं है। यहाँ पर ये मैनी वन होने के कारण इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन हमें चाहिए साइन इन्वर्स x, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो डोमेन है, ये डोमेन है, इसको हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, उसको बांध देंगे, एक बाउंडेशन दे देंगे उसको कि उस बाउंडेशन के बाहर आपको नहीं जाना है। तो देखें कि इसमें क्या बाउंडेशन दें हम कि जो साइन की सारी वैल्यूज़ कवर हो जाएं। यदि हम देखें यहाँ पर साइन x और हम वैल्यूज़ लें -π/2 टू π/2, -π/2 से π/2 जाएंगे तो साइन की सारी वैल्यूज़ पर ये क्या है, मैप कर जाएंगी कि इसके हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर क्या होगी, एक प्री इमेज होगी। और इस डोमेन के लिए साइन क्या बन जाएगा, 1/1/2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1/1/2 बन जाएगा। हमने क्या किया है, उसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है ताकि जो फंक्शन 2 या 3 से मैप कर रहे थे वो केवल 1 से ही मैप करे जाकर, ठीक है ना। तो -π/2 से π/2 के बीच में ये क्या हो जाता है, एक ही एलिमेंट से मैप करेगा जाकर, और साइन फंक्शन क्या बन जाएगा, 1/1/2 बन जाएगा। तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे साइन इन्वर्स ऑफ y = x। यहाँ पे इसको इधर इस तरफ ले आए तो साइन इन्वर्स y हो गया। अब हम बात करें साइन इन्वर्स y के डोमेन की, तो देखिए जो यहाँ पर इसका कोडोमेन है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, और जो इसके लिए डोमेन है वो क्या हो जाएगी, इसके लिए यहाँ पर ये रेंज बन जाएगी इसके लिए, ठीक है ना। देखिए इन्वर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उनकी जो डोमेन और कोडोमेन है उनकी पोजीशन बदल जाती है। ये इसके लिए किसका काम करेगी, अब डोमेन का, और ये किसका काम करेगी, रेंज का। और इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज।
ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने कॉसेक्स फंक्शन के बारे में। चलिए अब बात करते हैं हम अपने कॉसेक्स फंक्शन के ऊपर। तो देखिए कॉसेक्स फंक्शन को देखते हैं। कॉसेक्स फंक्शन के अंदर क्या है, आप रियल वैल्यूज डाल सकते हैं डोमेन के अंदर और आपको रेंज क्या मिलेगी, हमेशा -1 to 1 ही मिलेगी। कहाँ मिलेगी, -1 to 1 मिलेगी आपको केवल। ठीक है ना, अब जरा देखिए यहाँ पर भी वही केस होने वाला है कि यहाँ पर -1 0 1। अब हम इसमें देखें कि जो कॉस है वो कॉस पाई क्या है, 0 से मैप करेगा। कॉस 2 पाई क्या है, देखिए यहाँ पे समझें, कॉस पाई किससे मैप करेगा, -1 से मैप करेगा। कॉस 3 पाई किससे मैप करेगा, -1 से मैप करेगा। कॉस 5 पाई किससे मैप करेगा, -1 से करेगा। मीन्स यहाँ के सारे इमेजेस के लिए एक इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो ये कैसा फंक्शन बन गया, यहाँ पर मैनी वन बन गया। तो वही केस हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर भी। इसके भी हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे और इसको क्या बना देंगे, एक 1 1 ऑन टू फंक्शन बना देंगे। तो हमने देखा कि जो 0 to पाई के बीच में जो है वो कॉस अपनी सारी जो रियल वैल्यूज़ है उससे मैप कर जाता है। मीन्स -1 to 1 मैप कर जाता है कॉस एक्स। और यहाँ पर ये कॉस एक्स कैसा फंक्शन बन जाएगा, 1 1 ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। कैसा फंक्शन बन जाएगा, 1 1 ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। तो देखिए ये 1 1 ऑन टू बन गया, तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। कॉस इन्वर्स एक्स के लिए डोमेन क्या होगी, ये वाली वैल्यू, लेकिन रेंज क्या बन जाएगी, 0 to पाई। क्या बन जाएगी रेंज, 0 to पाई। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan x के ऊपर। देखिए tan x, y = tan x। tan x में आप क्या वैल्यूज डालेंगे, देखिए tan x को समझें, sin x अपॉन cos x। आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू नहीं डाल सकते जिस पे cos x क्या हो जाए, 0 हो जाए। केवल उन वैल्यूज़ को ओमिट कर देना है या फिर छोड़ देना है जिन पर cos x 0 बन जाता है। जिस भी वैल्यू पर cos x 0 बने उस वैल्यू को छोड़ दो, बाकी सारी वैल्यूज़ आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे समझे हम क्या है, हम इसके अंदर रियल वैल्यूज़ डाल सकते हैं केवल उन वैल्यूज़ को छोड़कर जिस पर जो cos x है वो 0 बनता है। और cos x 0 किस पर बनता है, π/2 पर बनेगा 0, 3π/2 पर 0 बनेगा, 5π/2 पर 0 बनेगा। मीन्स 2n+1 π/2 पर cos क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो समझे यहाँ पर इसमें से केवल 2n+1 π/2 वैल्यू आप नहीं डाल सकते इसके अंदर, और क्या मिल जाएगा आपको, ये इसकी डोमेन है और ये मिलेगी हमें इसकी रेंज। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं tan इनवर्स x के बारे में। देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ की भी बहुत सारी इमेजेस के लिए ये इसी से एक इमेज से जाके मैप करेगा। मीन्स यहाँ पर भी ये फंक्शन क्या है, मैनी वन है। इसको 1 1 ऑन टू बनाएंगे हम। तो 1 1 ऑन टू कैसे बनाएंगे, ज़रा देखिए। हम क्या करते हैं इसके अंदर, इसकी भी डोमेन को क्या कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। और रेस्ट्रिक्ट करके हमने इसे पाया कि -π/2 और से π/2 के बीच में ये सारी वैल्यूज़ अपनी कवर कर सकता है। देखिए हमने ये कहाँ से अंदाज़ा लगाया कि जो tan x है वो -π/2 से π/2 के बीच में ही अपनी सारी वैल्यूज़ को मैप कर जाएगा। ये देखा है हमने इसके ग्राफ से, जो हमने +1 क्लास में पढ़ा है। ठीक है ना, आपने भी पढ़ा होगा कि -π/2 से π/2 के बीच में ये अपनी सारी वैल्यूज़ कवर कर लेता है। ये हमने इसके ग्राफ से देखा है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर हो जाएगी डोमेन tan x के लिए -π/2 to r। इसके अंदर आप -π/2 से π/2 वैल्यू डालेंगे तो आपको क्या मिलेगी, रियल नंबर्स मिल जाएंगे। तो अब ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 ऑन टू हो गया।
अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा और tan इन्वर्स x के लिए जो डोमेन होगी वो क्या होगी, रियल नंबर्स हो जाएंगे, और कोडोमेन होगी वो क्या होगी, -π/2 टू π/2। देखो ये इसमें ये इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि tan π/2 और -π/2 पर क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए ये इंक्लूड नहीं होंगे, ओपन इंटरवल होंगे, मींस इनके बीच की सारी वैल्यूज़, लेकिन -π/2 और π/2 क्या हैं, उसके अंदर नहीं है। ठीक है ना, ये हो गया अपना tan फंक्शन। अब हम बात करेंगे अब अगले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। तो देखिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसिकेंट x के बारे में। देखिए कोसिकेंट x जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/sin x के। तो इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। हम पहले केवल कोसिकेंट x के डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम इन्वर्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, मीन्स रियल नंबर डाल सकते हैं, इसकी जो डोमेन होगी रियल नंबर होगी, बस साइन x क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। साइन पाई पर 0 होता है, 2π पर 0 होता है, 3π पर 0 होता है, मीन्स nπ पर साइन क्या होता है, 0 होता है। आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं केवल nπ को छोड़कर, और n क्या होता है वहाँ पर इंटीजर होता है, मीन्स साइनस -π, साइन 2π, साइन -2π, सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, 0 होती हैं। आपको क्या वैल्यूज़ मिलेंगी इसके अंदर, आपने डाल दिया पाई, 2π, -3π। अब हम देखते हैं इसके अंदर में वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक मिलेंगी। ज़रा देखिए, अब हम जानते हैं कि साइन के अंदर हम कोई भी वैल्यू डालें तो कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज़ मिलती थी हमें, -1 to 1, लेकिन साइन यहाँ पर अपॉन में है। तो ज़रा देखिए यहाँ पर -1 1 0। तो देखिए यदि हम इसके अंदर साइन हमने डाला, इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ डाली, तो साइन की, अब देखिए इसकी जो डोमेन है वो ये है, तो रेंज क्या हो जाएगी, समझें इस बात को कि यदि हमने इसमें -1 से वैल्यूज़ डालनी शुरू की, मीन्स नेगेटिव वैल्यूज़ इंक्रीज करते गए हम, तो हमने यहाँ पर डाला -1.1। यदि हमने इसके अंदर -1.1 डाला तो यहाँ पर समझे क्या होगा, -1.1 मल्टीप्लाई बाई 10, मीन्स क्या हो गया, 10/11। वो इनसे बाहर गया ना। देखिए -1 और 1 से तो बहुत ज़्यादा है, 10/1, 1 से बड़ा आएगा ये 1 पॉइंट समथिंग करके, तो ये 1 से बड़ा गया। ऐसे ही आप 0 तक कोई भी वैल्यू डालें वो -1 और 1 की रेंज से बाहर होगी। ठीक है ना। ऐसे ही आप यहाँ पर यदि पॉजिटिव वैल्यू डालें, हमने यहाँ पर वैल्यू डाली, ये नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पर वैल्यूज़ कहाँ से मिली हमें, -∞ to 1, -∞ to 1 वैल्यूज़ मिलेंगी हमें। ठीक है ना, -∞ से -1 तक। ठीक है ना, -∞ से -1 तक हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी। यदि अब हम यहाँ की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ भी 1 से बाहर ही वैल्यूज़ जाएंगी, तो क्या वैल्यूज़ मिलेंगी हमें, +∞ to 1 वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है ना। आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू उठा के डालें, यहाँ पर मिल रही हैं आपको -∞ to -1 और यहाँ पे मिल रही हैं ∞ to 1। तो यहाँ पर इसकी जो कोडोमेन है वो क्या हो जाएगी, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, या फिर हाँ ऐसा होगा 1 to ∞। ठीक है ना। या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, देखिए सारे रियल नंबर्स हैं इसके अंदर, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट किसको छोड़कर, देखिए -1 to 1 को छोड़कर, -1 और 1 के बीच के सारे नंबर्स इसके अंदर नहीं हैं, केवल उसको छोड़कर सारे रियल नंबर्स हैं -1 और 1 को छोड़कर। यहाँ पर इसकी रेंज में -1 1 और उसके बीच के नंबर्स नहीं है, बाकी सारे नंबर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इन्वर्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पर भी वही केस होगा कि इसके बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ के एलिमेंट से मैप करेंगे जाकर, यहाँ के बहुत सारे एलिमेंट से मैप कर रहे हैं जाकर, तो फंक्शन कैसा होगा, यहाँ पर भी -1 होगा। हमें इसकी भी डोमेन को क्या करना होगा, रेस्ट्रिक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पर sin x है, और sin x की डोमेन को हम कहाँ से कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट करते हैं, -π/2 to π।
लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ पर जीरो नहीं आना चाहिए, केवल इसमें से जीरो को निकाल देंगे, यही क्या हो जाएगी, इस कोसिकेंट एक्स के लिए नई डोमेन हो जाएगी, जिस पर ये क्या होगा 1 1 on 2 होगा। और इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है r माइनस माइनस 1, ठीक है ना। ये आ गई कोसिकेंट एक्स की डोमेन और रेंज, जिस पर ये क्या है 1 1 on 2 है। क्या है जिस पर ये 1 1 on 2 है। अब ये 1 1 on 2 है तो इसका इन्वर्स भी एडजस्ट कर जाएगा, और यहाँ पर कोसिकेंट इन्वर्स एक्स किसके इक्वल होगा, देखिए उसको कोसिकेंट इन्वर्स एक्स होगा इक्वल, उसकी डोमेन क्या हो जाएगी, ये वाली r माइनस ऑफ -1 1 2 माइनस π/2 टू π/2 -0, ठीक है ना, -π/2 टू -π0। ये हो गया अपना कोसिकेंट इनवर्स एक्स। चलिए अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेक इनवर्स एक्स के बारे में, या फिर सेक एक्स के बारे में। पहले हम सेक एक्स की जो डोमेन है और रेंज है उसको देखते हैं वो क्या होती है, फिर इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। y इज इक्वस टू सेक एक्स, क्या है, y इज इक्वस टू सेक एक्स दे रखा है। अब सेक एक्स के अंदर हम क्या है, रियल सेक एक्स को यहाँ पे लिखें तो ये किसके बराबर है 1/cos x, और cos x के अंदर आप रियल नंबर्स डाल सकते हैं, लेकिन याद रखें कि cos x जीरो नहीं होना चाहिए। यदि ये जीरो हो गया तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इन्फाइनाइट के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम, और cos जो है वो जीरो किस पर होता है, देखें यहाँ पर π/2 पर, मीन्स cos π/2 पर जीरो होता है, 3π/2 पर जीरो होता है, 5π/2 पर मीन्स 2n + 1 π/2 पर cos क्या होता है, जीरो होता है। मीन्स आपके इसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, केवल इस वाली चीज़ को छोड़कर, ठीक है ना, इस इन वैल्यूज़ को छोड़कर आप इसके अंदर कोई भी वैल्यूज़ डाल सकते हैं। और आप जानते हैं आपको क्या वैल्यूज़ मिलेंगी, देखिए साइन और कॉस एक जैसे हैं। उस पहले वाले फंक्शन में हमें क्या वैल्यूज़ मिली थी, केवल रियल नंबर्स मिली थे -1 to 1 को छोड़कर, और वो हमने देखे थे कैसे मिले थे। सेम प्रोसीजर इसका है, इसके अंदर भी हमें ऐसे ही -1 से 1 के बीच में नंबर्स मिलेंगे, रियल नंबर्स मिलेंगे, केवल -1 और 1 को छोड़कर, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। जैसे वहाँ पर हमने देखा था ना 0 1 और -1, इसके बाहर जाएंगी, इसके अंदर की भी आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो इनसे बाहर की वैल्यूज़ मिलेंगी हमें, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया पिछले क्वेश्चन की तरह, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर फिर वही केस है कि जो ये फंक्शन है अभी भी अपना मैनी वन है, आप चाहें तो कोई भी एक वैल्यू लिख सकते हैं, देखिए कोई भी उठा के देख लेना वैल्यू, ये वे मैप करता है, बहुत सारे नंबर से मैप करेगा जाकर, ठीक है ना। तो ये मैनी वन है, हम इसकी जो डोमेन है उसको रेस्ट्रिक्ट करने वाले हैं। और cos x के केस में आप जानते हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 to π हमने cos x को रेस्ट्रिक्ट किया था, तो यहाँ पर भी cos x है, इसको 0 to π रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर जो cos x है उसके अंदर आप एक वैल्यू पुट नहीं कर सकते, -π/2, इस इंटरवल के अंदर -π/2 आप कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते, उसके अलावा कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, -1, यहाँ पर हो गया ये सेक एक्स। देखिए हमने इसको इसलिए देखा है कि इस इंटरवल को इसलिए लिया है कि ये अपनी रेंज के हर एलिमेंट से इस रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्हीं इंटरवल्स के अंदर भी ये सारी जो रेंज है उससे मैप करेगा, इसलिए हमने इस इंटरवल को यहाँ पर लिया है, ठीक है ना। तो ये 1 1 on 2 हो गया, अब यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया 1 1 on 2 हो गया। तो अब देखिए ये फंक्शन 1 1 on 2 हो गया है अपना, तो इसका इन्वर्स भी एडजस्ट कर जाएगा, मीन्स सेक इन्वर्स एक्स किसके बराबर आ जाएगा, सेक इन्वर्स एक्स की डोमेन क्या हो जाएगी, r माइनस ऑफ -1 किससे मैप करेगा जाकर 0 to π माइनस ऑफ π/2। केवल इसके अंदर क्या एलिमेंट नहीं होगा, -π/2 एलिमेंट नहीं होगा, बाकी सारे एलिमेंट इसके अंदर होंगे। अब देखिए अपना बस एक फंक्शन बचता है, उसको और डिस्कस कर लेते हैं हम। अब देखिए हम अपना लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं, y इज इक्वस टू cot x, उसकी डोमेन रेंज या फिर उसको देखेंगे कि क्या चीज़ें अपने पास बनती हैं उसके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले केस में। y इज इक्वस टू cot x, cot x को चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं,
cos x अपॉन sin x। तो इसके डोमेन में देखिए आप रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं, केवल डेनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए। और डेनोमिनेटर जीरो किस पर बनता है? n पाई पर। मीन्स यहाँ पर आप n पाई पुट नहीं कर सकते, बाकी आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब देखिए आपने इसके अंदर पुट किया कोई भी वैल्यू, तो आपको इसकी जो डोमेन है वो क्या रेंज क्या मिलेगी? वो आपको मिलेगी रियल नंबर्स। आप कोई भी वैल्यू उठा के डाल दीजिए, cot x में और tan x में आपको रियल नंबर्स ही मिलते हैं वहाँ पर। तो देखिए अभी भी जो फंक्शन है अपना वो मैनी वन है। इसको 1 1 ऑन टू बनाने के लिए हमने इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया 0 to पाई, क्योंकि cos x ऊपर है, हमने इसको 0 to पाई रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो यहाँ पर 0 to पाई में देखिए हम जब इसमें 0 to पाई/2 वाला इंटरवल लेते हैं तो अपनी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है? जब देखिए आप इसमें cos x में 0 पुट करेंगे, 0 to पाई/2 वैल्यूज़ पुट करेंगे cot x के अंदर, तो यहाँ से देखिए आपके पास मिलेंगी, यहाँ से शुरुआत होगी, क्योंकि जो cot x होगा उसमें शुरुआत होगी आपकी, यहाँ पे इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे √3 होगा, यहाँ पे 1, वहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे 0। तो cot x में जब आप 0 to पाई/2 वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको कहाँ से वैल्यू मिल रही हैं? इन्फिनिटी टू 0 वैल्यूज़ मिल रही हैं, ठीक है ना। इन्फिनिटी टू 0 वैल्यूज़ मिल रही हैं, 0 से शुरुआत की आपने। और यदि आप बात करें पाई/2 से पाई तक, पाई/2 से पाई तक यदि आप वैल्यूज़ देखेंगे तो यहाँ से वैल्यूज़ बढ़ के और कहाँ पर जा रही हैं? घट रही हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? यहाँ पे तो 0 ही है, यहाँ पे हो जाएगा -1/√3, यहाँ पे -1 -√3 और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। मीन्स वैल्यूज़ बढ़ रही हैं यहाँ पर, देखिए घटने से बढ़ गई हैं वैल्यूज़। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 0 to -इन्फिनिटी, ठीक है ना। देखिए इन्फिनिटी टू 0 और 0 to -इन्फिनिटी, ये क्या होता है? यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे -इन्फिनिटी। मीन्स पूरे रियल नंबर्स इसने कवर कर लिए यहाँ पर। तो क्या होगी इसकी डोमेन? देखिए हमने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया cot x को 1 1 ऑन टू बनाने के लिए कि कहाँ से कहाँ तक? 0 to पाई तक। और 0 to पाई में केवल क्या नहीं है? 0 to पाई। और इसकी जो डोमेन मिली वो हमें क्या मिली? इसकी जो डोमेन मिली वो हमें रियल नंबर्स मिले, ठीक है ना। इसकी जो डोमेन मिली वो क्या मिली हमें? रियल नंबर्स मिले। तो यही हो जाएगी इसकी डोमेन। यदि हम बात करें cot ऑफ इनवर्स x की, तो यहाँ पर क्या है? इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर्स हो जाएंगे। और इसकी जो को डोमेन है देखिए 0 और पाई पर नहीं होगा, ये 0 पाई पर, ठीक है ना। क्योंकि देखिए cot x जो 0 पर है वो डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि वो इन्फिनिटी हो जाता है cot 0 पर। और पाई पर भी ये क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, इसलिए 0 और पाई पर नहीं होगा, उसके बीच की सारी वैल्यूज़ पर ये इसकी सारी वैल्यूज़ से मैप करेगा। तो r 0 to पाई। देखिए इसके साथ हमने सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थी उनकी डोमेन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थी उनकी डोमेन, को डोमेन, सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उनकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ ब्रांच। तो इसको क्या बोलते हैं हम? ये जो वैल्यूज़ आई हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, इनको बोलते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है ना। इसके साथ हमने सारे फंक्शंस डिस्कस कर लिए। तो देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन, को डोमेन और रेंज को पढ़ लिया। हमने उसकी एक छोटी सी टेबल बनाई है यहाँ पर, आपको ये टेबल लर्न भी करनी है। हमने हर एलिमेंट के लिए, हर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए डोमेन और रेंज निकाली है। आप उसको मैच भी कर सकते हैं इस टेबल से, वही है ये। साइन इन्वर्स एक्स के लिए जो डोमेन होता है वो -1 1 और रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? -π/2 to π/2। कॉस इन्वर्स एक्स के लिए -1 to 1 और रेंज क्या होती है? 0 to पाई, ठीक है ना। और टेन इनवर्स एक्स की बात करें तो उसमें जो डोमेन होती है वो क्या होती है? रियल नंबर्स होते हैं। और जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? -π/2 to पाई ओपन इंटरवल, ठीक है ना। क्योंकि जो 10 है वो -π/2 और π/2 पर नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए इसमें -π/2 और π/2 नहीं आएंगे। कॉट इनवर्स एक्स में डोमेन क्या होगी? रियल नंबर्स और रेंज क्या होगी? 0 to पाई ओपन इंटरवल। सेक इनवर्स एक्स में क्या होता है? 0 to पाई होती है, लेकिन π/2 उसके अंदर नहीं होता है। और कॉसिकेंट इनवर्स के अंदर -π/2 to π/2, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। इसी के साथ आपको जितनी चीज़ें ज़रूरत थी समझने के लिए 2.1 एक्सरसाइज को, वो हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हम शुरुआत करते हैं अपनी एक्सरसाइज की और शुरुआत करते हैं अपनी एक्सरसाइज की और सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को 1 by 1। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत कर रहे हैं।
और इसका फर्स्ट पार्ट हमें देखिए क्या दे रखा है, हमें इन फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। देखिए कैसे करेंगे हम इन क्वेश्चंस को, अच्छे से देखें, एक दो क्वेश्चंस को हम पूरे सिस्टमेटिक वे से करेंगे, बाकी फिर हम थोड़े थोड़े बेसिक्स को पकड़ेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए हम पहले बोलेंगे लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू व्हाट, थीटा के इक्वल मान लिया। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, साइन को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। और आप जानते हैं साइन पर 1/2 किसकी वैल्यू होती है, देखिए साइन में 1/2 वैल्यू किसकी आती है, π/3 मीन्स 30 की। 30 पर साइन क्या होता है, 1/2 होता है, मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन π/6। भाई 1/2 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन π/6 मीन्स साइन 30, ठीक है ना, साइन 30 भी तो लिख सकते हैं। इस साइन को इस साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन ऑफ π/6। देखिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन आपको इस तरह से काट के नहीं दिखाना है, ये गलत तरीका है, ठीक है ना, आपको इन्हें काट के नहीं दिखाना है, बस अगले स्टेप में इनको हटा देना है यहाँ से। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6। तो देखिए थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, π/6। अब आपको चेक करना है कि ये साइन की प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है साइन की, -π/2 टू π/2, क्या है, -π/2 टू π/2 क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है साइन की। क्या ये π/6 इसके अंदर है, हाँ ये इसके अंदर बिलोंग करता है। तो इस वाले फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, हम बोल देंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज π/6। क्या है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, π/6 है। इसके साथ एक क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2। इसकी हमें क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो देखिए हम इसको वही तरीका है, लेट कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा। हमने कॉस इनवर्स 1/2 को क्या मान लिया, थीटा मान लिया यहाँ पर। तो कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/√2 के। और कॉस पर 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की। तो मीन्स यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस π/4। अगले स्टेप में ये कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस ऑफ π/4, ये हट जाएंगे। थीटा इज इक्वल टू व्हाट, π/4। थीटा किसके इक्वल आ गया, π/4 के इक्वल आ गया। तो देखिए कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 to π। क्या ये π/4 इसके अंदर है, हाँ ये इसके अंदर बिलोंग करता है। यदि ये इसके अंदर नहीं होगा तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। ये थीटा इज इक्वल टू π/4 आया और ये इसके अंदर आ गया, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/√2 इज π/4। क्या आ गई, π/4 आ गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, tan इनवर्स 1/√3। थर्ड पार्ट क्या है इसका, tan इनवर्स 1/√3। हम इसको भी थीटा के इक्वल मानेंगे। अब देखिए हम थोड़ा सा फास्ट मूव करेंगे क्योंकि हमें एक्सरसाइज को जल्दी से कवर करना है, ठीक है ना, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम इसको मानेंगे tan इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू थीटा। यहाँ से हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब देखिए tan पर 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, देखिए किसकी वैल्यू होती है। तो ये होता है अपना tan, यहाँ पर 1/√3 होता है 30 पर। tan किस पर होता है, 1/√3, tan 30 मीन्स tan π/6 पर। 30 पर क्या होता है, tan 1/√3 होता है। इस tan को इस साइड ले जाएं तो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ tan π/6, ठीक है ना, tan इनवर्स ऑफ tan π/6। tan से tan हट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू π/6। थीटा किसके बराबर आ गया, π/6। अब tan की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज देखिए कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल। क्या ये π/6 इसके अंदर है, हाँ ये π/6 इसके अंदर है, बिलोंग्स टू दिस। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/√3 इज π/6। क्या आ गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, π/6।
अब देखते हैं इससे आगे वाला क्वेश्चन। क्या दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन हमें, सेकेंड वर्स ऑफ 2/√3, सेकेंड वर्स ऑफ 2/√3। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, सेकेंड वर्स ऑफ 2/√3। हमें इसे देखना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम इसको इज इक्वल टू थीटा मानेंगे। यहाँ से सेक थीटा आ जाएगा 2/√3 के इक्वल। अब आपको सेक पर देखना है 2/√3 किस पर होती है इसकी वैल्यू, तो हम देखेंगे इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है सेक पर 2/√3 किस पर होती है इसकी वैल्यू, सेक में इसकी वैल्यू आएगी, कॉस की वैल्यू होती है √3/2 30 पर, तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3। सही है, ये किस पर होता है 30 पर, मींस ये हो जाएगा सेक ऑफ π/6 या फिर 30, ठीक है ना। सेक 30 पर क्या होती है इसकी वैल्यू 2/√3 होती है। ये हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू सेक ऑफ π/6, इस सेक को इस साइड ले जाएंगे, सेक इनवर्स ऑफ सेक π/6, ठीक है ना। अब यहाँ पर सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू π/6। तो सेक की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज देखिए 0 to π माइनस π/2, क्या दे रखी है आपको 0 to π, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं है माइनस π/2 नहीं है। क्या ये वैल्यू इसके अंदर आती है, हाँ ये इससे बिलोंग करती है। तो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज क्या हो जाएगी π/6। अब देखिए इससे अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, कॉट इनवर्स √3, क्या है कॉट इनवर्स √3। इसके लिए हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखें, हम इसको इज इक्वल टू थीटा मानेंगे, यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। कॉट पर ध्यान दें, √3 किस पर होती है वैल्यू, तो ये भी किस पर होगी 30 पर होगी, मींस कॉट π/6 पर √3 होती है इसकी वैल्यू। तो यहाँ से हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट π/6, कॉट को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट π/6, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा किसके इक्वल आएगा π/6। और कॉट की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है 0 to π ओपन इंटरवल, क्या ये इसके अंदर है, हाँ ये इसके अंदर बिलोंग करती है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3 क्या हो जाएगी इज π/6। ध्यान से देखें क्या है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज π/6। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या है वो, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 2, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 2, इसको हम इक्वल टू थीटा मानेंगे। यहां से हो जाएगा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू व्हाट 2। अब देखिए कोसेक पर 2 किस पर होती है वैल्यू, ये होती है अपनी, ये भी 30 पर ही होती है, किस पर कोसिकेंट ऑफ π/6। तो यहाँ से हो जाएगा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट π/6, इसको इस साइड ले जाएंगे, कोसिकेंट ऑफ इनवर्स कोसिकेंट π/6, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू π/6। तो कोसिकेंट की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज देखिए क्या है -π/2 to π/2, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं है 0 नहीं है। क्या ये इसके अंदर बिलोंग करती है, हाँ ये इससे बिलोंग करती है। तो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 2 इज π/6। इसके साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए हमने इस वीडियो में अपनी में जाना कि प्रिंसिपल वैल्यूज रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज क्या होती है, और उस पर कुछ बेस्ड एक क्वेश्चन भी किया है हमने, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है इस पर बेस्ड। अब इससे जो आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बचे हुए क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.1 के, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे हम उसको। तब तक क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए।